आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी और आरएसएसबी कैसे प्रश्न पूछती है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में कैसे और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और हम नेक्स्ट एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न का पता लगा पाएँ कि भाई आने वाले एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, उस संबंध में हमारा ये आज की क्लास रहेगी। आज हमारा दूसरा दिन है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है राजस्थान की स्थितियों विस्तार के बारे में। आज हमारा दूसरा वीडियो है जो इस टॉपिक को पूर्ण विस्तृत तरीके से आपको बताऊंगा और आपका जो दिमाग है और आपके जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा, ये मेरा मानना है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से माइंड मैप बनाएंगे, इस तरीके से अगर माइंड मैप बना के पढ़ते हैं कि कहाँ से क्या प्रश्न उठता है, किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, तो आपके सोचने की क्षमता, आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हमारी ये जो क्लास है वो रहेगी। उनकी विशेषताएं हैं, उनमें क्या क्या आता है, इस टॉपिक में क्या क्या नहीं आता। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके चयन के बहुत ज़्यादा चांस है, मेहनत बिल्कुल कम हो जाएगी आपकी और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नौकरी, सरकारी नौकरी के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रकार की और सामान्य जानकारी की। प्रकार और सामान्य जानकारी में प्रत्येक भौतिक प्रदेश का हमें क्षेत्रफल इस तरीके से पढ़ना है कि हमें क्षेत्रफल पेपर में पूछा जाता है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, टेथिस सागर से हुई है या फिर गोंडवाना लैंड से उसकी उत्पत्ति हुई है। क्रम कैसा है, एक तो उनकी उत्पत्ति के आधार पर क्रम कैसा है, एक उनका क्षेत्रफल के आधार पर क्रम कैसा है, एक उनका जनसंख्या के आधार पर क्रम कैसा है, ये हमें पता होना चाहिए। और उनका विस्तार, कौन कौन से जिलों में उनका विस्तार है, ये भी हमें पता होना चाहिए। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में कौन सा है, पश्चिम दिशा में कौन सा है, पूर्वी दिशा में कौन सा है, पश्चिम दिशा में कौन सा है, ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, इस संबंध में आपको ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है, इसमें हमने क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले, मृदा और जलवायु इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो 1% तो अगर 2 या 3% इसके आते हैं तो 1% तो यहाँ से बेसिक से उठाया जाता है। कहाँ से उठाया जाता है? बेसिक से। और ये हमें पता होना चाहिए। और पता होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, गलत करते हैं कई बार। तो अगर हमारे दिमाग में ये बात पहले से हो कि यहाँ से प्रश्न बनता है और कई बार प्रश्न आए हुए हैं, तो हम उस टॉपिक को गहनता से पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में एक इमेज क्लियर हो जाती है कि ये प्रश्न आ सकता है कि भाई अरावली का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है, उसकी जनसंख्या कितने प्रतिशत है। दो में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, एक तो अरावली में और एक हाड़ौती पठार में। 10% वाला और ये 11% वाला है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ पे मिट्टी किस तरीके की है, आर्द्र अति आर्द्र जलवायु किस तरीके की है, और इनकी उत्पत्ति यानी निर्माण काल कौन सा था, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, इस संबंध में हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। और आज तक मेरा ये मानना है कि आप ये सोचकर कभी पढ़ते नहीं होंगे, आप तो सीधा थ्योरी के लग जाते हैं और थ्योरी को पढ़ते हैं, जबकि आपको पहले प्रश्न देखने चाहिए। प्रश्न देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि प्रश्न कहाँ से बनता है, और फिर अगर आप उस थिंकिंग से पढ़ते हैं ना, तब आपकी ज़्यादा जो रिसीव्ड बोलते हैं अपने, रिसीव होता है दिमाग में। आगे चलते हैं। पहले जो हमारा भौतिक प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसे कह देते हैं, उसमें क्या क्या आता है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे देखिए, शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, उसके कितने भाग है, जैसे अपने कह देते हैं 2 भाग है, एक अर्ध शुष्क है और एक शुष्क है। इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए। अर्ध शुष्क और शुष्क जो भाग है उसके 2 पता होना चाहिए। अब अर्ध शुष्क की क्या विशेषता है और शुष्क की क्या विशेषता है, उनकी विशेषताओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। वहाँ पे वर्षा किस तरीके की होती है, उनको 2 भागों में बांटने वाली लाइन कौन सी है, उनमें कौन कौन से जिले आते हैं, ये सब बातें अपने को पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए, इस चीज़ में जो अपना शुष्क जो प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एकदम। और 99% शुष्क प्रदेश का बनता है तो वो बनता है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप किस प्रकार का है? बरखान है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, शीफ है, और जितने भी प्रकार के अपने बालुका स्तूप हैं उनका हमें पता होना चाहिए किस तरीके की आकृति है। और आकृति के साथ साथ कई जिलों के जिला विशेष होते हैं, जैसे सूरतगढ़ में कौन सा पाया जाता है, जैसलमेर में कौन सा पाया जाता है। और बालुका स्तूप मुक्त जो प्रदेश होते हैं, क्या होते हैं? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, जैसे जैसलमेर के पोकरण है, फलोदी है, या 2-3 जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे क्या होता है, बालुका स्तूप जो है वो मुक्त होते हैं। अब हमें कुछ ऐसे इनकी जो प्रभाषिक शब्द, हमादा क्या है, रन क्या है, ये हमें पता होने चाहिए। और इनसे संबंधित ही प्रश्न आए हुए हैं, आप जब एग्जाम में उठाए हुए प्रश्न देखते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है एक तरीके से। उस एक पेज में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये चीज़ आप सीख जाएंगे। मैं आपको इसका एक थोड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे अनुदैर्ध्य जो अपना या रेखीय बालुका स्तूप बोलते हैं, इसके 2 नाम भी देखिए, नामों में भी कई बार पूछ लिया जाता है। रेखीय बालुका स्तूप का अन्य नाम क्या है, अनुदैर्ध्य है, या तारानुमा बालुका स्तूप है, या अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ये जो किस तरीके के होते हैं, ये दिशा पवन की दिशा के समांतर होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं और आपके दिमाग में ये बना होगा कि इस तरीके का प्रश्न बनता है तो आपके याद होगा।
अब इन प्रदेशों से जो भी प्रदेश हैं और उन प्रदेशों में अपने शुष्क प्रदेश में क्या आता है, एक तो जैसे अक्कलवुड फॉसिल पार्क जो है उसका बड़ा पूछा जाता है, ये कहाँ पे है और इसके पीछे की कहानी क्या है। इसके पीछे की कहानी पूरी तो नहीं पूछते हैं लेकिन एक विशेष शब्द के रूप में पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पे झीलें किस तरह, पलाया है या रन झील है या फिर जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण उनके द्वारा बनाई गई झीलें हैं। अन्य जो जितनी भी प्रकार की झीलें होती है उनको हमें पता होना चाहिए जो शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। जैसे नाली क्या है, ये जो घग्गर नदी के संबंध में जो कहा जाता है वो क्या है, नाली क्या है, इस तरीके की जो प्रभाषिक शब्दावलियाँ हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। क्या क्या पढ़ना है हमें, शुष्क प्रदेश में अक्कलवुड फॉसिल पार्क के पढ़ना चाहिए, अन्य जो झीलें वहाँ पे बनी हुई हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। अब आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये अक्कलवुड फॉसिल पार्क के संबंध में प्रश्न क्या क्या बनते हैं। ये एक जीवाश्म उद्यान है, जैसलमेर के राष्ट्रीय मरुद्यान में लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष मिले थे उन्हें कहा गया था। इसी तरीके से अपने को पढ़ना होता है, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे बाब बोल्डर क्या है, बाब बोल्डर के बारे में पता होना चाहिए, ये कब का है, किस काल से संबंधित है और साथ साथ में ये कहाँ पे स्थित है, इसका हमें ध्यान में रखते हुए कि हाँ भाई यहाँ से प्रश्न बनेगा उसको इंपॉर्टेंट लगा लिया, अंडरलाइन कर लिया, उसको गोला कर दिया। यानी आप अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अन्य लोगों से आप भिन्न किस तरीके से हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए और इसी तरीके से हो पाएंगे जब आप ये जान जाएंगे। पूरे उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपकी जो गहनता, आपकी जो सोच होगी वो अगर सही हो गई तो आप उस टॉपिक को इतनी आसानी से याद कर पाएंगे, आप सोच नहीं सकते। इस तरीके से आप पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप पढ़िए, प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस करते हुए पढ़िए। मैं कह रहा हूँ आप भूलेंगे नहीं और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके बाद अरावली आती है, तो अरावली के संबंध में सबसे पहले प्रश्न बनता है उत्पत्ति का। दक्षिण अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मध्य अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उत्तरी अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक कहाँ तक इसका विस्तार है, ये भी पूछा जाता है। और इसके साथ साथ इसकी जो विभिन्न स्थानों पर जैसे इसकी हाइट है, जिसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई जो है वो भी पूछी जाती है। इनकी विशेष पहाड़ियाँ, इसमें जो विशेष पहाड़ियाँ बनी हैं उनके बारे में पूछा जाता है। चोटियों का क्रम पूछा जाता है। देखिए लगभग तो किसी भी चोटी की ऊंचाई वैसे विशेष रूप से ऊंचाई नहीं पूछी जाती। कैसे विशेष रूप से ऊंचाई ऐसी नहीं पूछी जाएगी भी 1448 जो ऊंचाई है वो किसकी है, 99% चांसेज ये होते हैं कि नहीं पूछी जाती, लेकिन बाई चांस पूछ लिया जाए तो 2 या 4 जो मुख्य चोटियाँ होती हैं उनका पूछा जाता है। और चोटियों का पूछा जाता है क्रम। मैं आपको थोड़ा अरावली के बारे में दिखा देता हूँ। अरावली के 3 भाग होते हैं, उत्तरी है, मध्य है और दक्षिण है, ये 3 भाग है। इन तीनों भागों की क्या क्या विशेषता है, ये कहाँ से कहाँ तक इनके भागों की जो दूरियाँ हैं वो निर्धारित हैं। उन भागों की सर्वाधिक चोटियाँ, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और आपको ये मैं बढ़िया तरीके से बता सकता हूँ कि इनसे प्रश्न बनते हैं। जो इसके भाग जो होते हैं, जो और भागों में जो विशेष होता है ना वो, अब देखिए इसमें दे रखा है अभी उत्तरी जो अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ शिखर और इसकी ऊंचाई है 1055। अब ऐसी चोटियों की ऊंचाई हमें याद होनी चाहिए। टोडगढ़ अजमेर जो है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तो हमें याद होनी चाहिए। गुरु शिखर है वो 1722 मीटर है, इसको तो हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये ऊंचाई हमें पता होना चाहिए। फिर जो इसके भाग बांटे गए हैं, अन्य मतलब 2 दक्षिण अरावली उसके भी 2 भाग बांटे गए हैं, उस तरीके से हमें यानी एक माइंड में बना होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, हर एक टॉपिक की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है। उस टॉपिक के जो मुख्य भाग होते हैं अगर आप याद कर लेते हैं कि ये 3 भागों में बंटी है, 3 भागों में बढ़ने के बाद इनका ये विशेष स्थान है, ये विशेष इन 3 भागों के भी आगे भाग बंटे हुए हैं, तो अगर आप उनका एक संरचना बना लेते हैं फिर उस क्या होता है, एक जैसे मैं आपको एक थोड़ा उदाहरण देता हूँ। जैसे ये एक डिब्बा है, अगर आपकी संरचना बनी हुई है पहले तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर कोई भी सामान वो फिटिंग कर सकते हैं। लेकिन बाहर की संरचना बनी हुई नहीं तो आपका सामान क्या होगा, बिखरा हुआ रहेगा। उसी तरीके से अगर आपने इस टॉपिक की संरचना नहीं बनाई कि हाँ भाई इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो आपका जो ज्ञान है, जो प्रश्न बने हुए हैं वो बिखरे हुए रहेंगे। आगे चलते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में हमें क्या पढ़ना होता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के देखिए विभिन्न भाग होते हैं, जैसे माही का मैदान है, बनास का मैदान है, बाणगंगा का मैदान है, चंबल का मैदान। अब ऐसा पूछा जाता है और आप देख लेना किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे भी हुए हैं कि इनमें से ये जो मैदान दिए हुए हैं, चंबल का है, बाणगंगा का है, माही का है, लूणी का है, नागौर का है, ये जो बेसिन है, घग्गर का मैदान, अब इनमें से कौन सा ऐसा मैदान है जो पूरी मैदान से संबंधित नहीं है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए। अब मैं पूरी मैदान से संबंधित थोड़ा आपको बता देता हूँ। पूरी मैदान के संबंध में एक तो हमें निर्माण काल का पता होना चाहिए, किन चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए, किस तरीके के अवसादों से हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए, और इसके जो भाग दिए हुए हैं, कितने भाग इसके हैं, कितने भागों में ये विभाजित है वो हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से संरचना बनाते हुए पढ़िए। आप उसमें जो अन्य डाटा फैक्ट्स है वो फिट करते जाइए तो आपका ये टॉपिक आसान हो जाएगा। फिर आता है हाड़ौती।
अब हाड़ौती में क्या है पूछ लिया जाता है, भी मान सीमा वंश कहाँ है, विंध्यन कगार किस जो अपना भाग है किस प्रदेश का भाग है, दक्कन का पठार किस प्रदेश का भाग है, डंगंगधर भूमि किस प्रदेश का उपभाग है कह सकते हैं एक तरीके से वो है। इसके बाद यहाँ पे डंगंगधर के अलावा शाहबाद की भूमि भी आती है, ये अन्य जो भूमियाँ हैं वो भी इसका ही भाग मानी जाती है, इसके साथ जुड़ा हुआ इन्हें माना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न 100 में से 100% सही होने के चांसेस बनते हैं। आप पढ़िए, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि आप दिमाग में पूरा पेपर, पुराने जो पेपर आए हुए हैं उनको ध्यान में रखे हुए पढ़िए। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में बताऊँ कि यहाँ से प्रश्न, और मैंने जितने भी आपको हाईलाइट पॉइंट बताए हैं ये तो, और डीप पॉइंट तो आपको थोड़ा एनालिसिस तो करना ही पड़ता है। मैंने ये मुख्य पॉइंट बताए हैं जहाँ से 100 अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें 70 से 80% तो इन्हीं से बनेंगे। तो यानी अपने को पढ़ना कितना है, थोड़ा ही तो पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ हाड़ौती के मुख्य जो भाग है ना, हाड़ौती के मुख्य भागों में देखिए ये बना दिए, दक्कन का लावा पठार किसका भाग है, विंध्यन कगार भूमि किसका भाग है। अब दक्कन के लावा पठार कहाँ कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, झालावाड़ में है, या फिर कहाँ इसका जो उपरमाल का पठार है वो कहाँ पे, ये प्रश्न कम से कम 20-30 बार आ चुका है। उपरमाल का पठार कहाँ स्थित है, अन्य एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठते जाएंगे प्रश्न, और आप याद कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन जो है वो ले पाएंगे। अब देखिए विंध्यन कगार भूमि जो है, विंध्यन कगार भूमि कहाँ है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, हाड़ौती, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ में पाई जाती है। यहाँ पे अन्य प्रकार के जो पत्थर वगैरह हैं उनके बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखनी होती है। तो आज के टॉपिक में हमने भौतिक प्रदेश जो है वो आज के टॉपिक में हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। और मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहें, मैं प्रत्येक टॉपिक का एनालिसिस लेके आऊँगा, प्रत्येक टॉपिक का, हर एक टॉपिक, राजस्थान के चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, और आर्ट एंड कल्चर हो, या पॉलिटी हो, पॉलिटी की भी लेके आएंगे, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, पॉलिटी में भी समस्याएं आती है। तो लगभग रोज़ाना एक वीडियो लेके आएंगे, तो लगभग 40-50 दिनों में जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं मुख्य रूप से, और कई बार ऐसा होगा कि हम एक दिन में 2 से 3 टॉपिक का भी एनालिसिस कर लेंगे। और अगर आप इसी तरीके से पढ़ते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमारा ऐप बना हुआ है द टेस्ट हब, आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसमें विभिन्न प्रकार के आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। बिल्कुल 11 रुपये में है, 51 में भी है, 149 में भी है, अलग अलग तरीके की हमने बिल्कुल ही निःशुल्क 1 रुपये से कोर्स से लेकर हमने 100 से 200 रुपये में सब तरीके की टेस्ट सीरीज वगैरह जारी कर रखी है। रीट की हम जल्दी जारी करने वाले हैं, रीट की भी टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं। तो आप हमसे जुड़िए, और हमारे गाइडेंस में अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरा ये मानना है भी आप सफल होने के बहुत ज़्यादा चांस है। हमने फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, और उसमें तो हिस्ट्री के तो मैंने ये तक कह रखा भी, अगर आप हिस्ट्री का जो मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है उसमें आपको अगर टेस्ट वगैरह पसंद नहीं आते हैं तो मैंने मनी बैक गारंटी दे रखी है भी। आपको वो टेस्ट सीरीज पसंद नहीं आती तो आप पैसे वापस ले सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें,